सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर नया सेशन 2021-22 जो अपना 15 जुलाई 2021 से शुरू हुआ है, इस पर सभी का हार्दिक गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी जो ये जो परिवेश विविधता उसमें हम चीन की विदेश नीति पढ़ रहे थे। आज हम चीन की विदेश नीति है इसके विकास के चरण, चीन की जो विदेश नीति है इसके विकास के चरण, इसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन और जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है यूनिट ए और यूनिट बी, यहाँ ये दोनों क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हम चर्चा करते हैं चीन की विदेश नीति है इसके विकास के चरण। तो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं चीन की विदेश नीति को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो चीन की विदेश नीति को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? चीन की विदेश नीति को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। चीन की विदेश नीति है इसको 4 चरणों में विभाजित किया गया है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चीन की विदेश नीति को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। ये 4 चरण कौन से हैं? तो पहला चरण उग्र नीति का युग, जब चीन अक्टूबर 1949 में है वो समुद्र हुआ था, साम्यवादी क्रांति है वहाँ स्थापना हुई थी। तो उग्र नीति का युग सन 1950 से लेकर 1953 तक। दूसरा जो चरण है वो है शांतिपूर्ण सहस्तित्व की नीति। दूसरा जो चरण है चीन का वो है शांतिपूर्ण सहस्तित्व की नीति, ये 1954 से लेकर 1957 तक। तीसरा चरण है वो है नई आक्रामक युद्धवादी नीति का युग। तीसरा जो चरण है वो है नई आक्रामक युद्धवादी नीति का युग सन 1957 से लेकर सन 1969 तक। और अगला जो चरण है वो युवान युग नीति, ये 1969 तक अब तक वर्तमान तक है। तो आज हम चीन की विदेश नीति के विकास के चरण है उनकी हमारी क्लास में चर्चा करेंगे और इसमें हम जो विकास नीति के जो 4 चरण है इसकी चर्चा करेंगे। तो पहला चरण है उग्र नीति का युग 1949 से लेकर 1953। अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति की स्थापना हुई। दोनों बोला चाहिए कि चीन में साम्यवादी क्रांति की स्थापना या साम्यवादी जो शासन है उसकी स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1949 में। अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। दिसंबर 1949 में चीन ने जो सोवियत संघ है उससे दोहरे संबंध स्थापित किए। फरवरी 1950 में मित्रता संधि और पारस्परिक सहायता की चीन सोवियत संधि हुई। नवंबर 1950 में ट्रेड यूनियन के विश्व संघ के तत्वाधान में चीन में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के देशों का ट्रेड यूनियन सम्मेलन बुलाया गया। और चीन की जो ये उग्र नीति है इसमें 1949 में चीनी जो साम्यवादी है 1950 में चीनी जो साम्यवादी है उन्होंने 2 बातों पर बल दिया या इनके 2 उद्देश्य थे। 2 उद्देश्य थे 1949 में चीनी साम्यवादियों ने 2 उद्देश्यों को दिया। पहला है चीन में से विदेशी प्रभाव को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। चीन में से जो विदेशी प्रभाव है उस विदेशी प्रभाव को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। पहला उद्देश्य ये था 1950 की जो साम्यवादी शासन की स्थापना होने के बाद में चीन में जो विदेशी प्रभाव है उसको पूरा ही क्या करना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। और दूसरा है चीन का एकीकरण करके सब चीनी प्रदेशों को है वो साम्यवादी शासन में लाया जाए। और चीन का एकीकरण करके जितने भी चीनी प्रदेश है उनको साम्यवादी जो शासन है उसके प्रभुत्व में लाया जाए। तो 1950 में जो साम्यवादी शासन है उसकी स्थापना हुई थी। उसके 2 उद्देश्य थे, चीन से बिल्कुल विदेशी प्रभुत्व को संपूर्ण रूप से समाप्त करना है और दूसरा चीन का एकीकरण करके सारे चीन में क्या करना, साम्यवादी शासन की स्थापना करना। इस बात का दूसरा जो चरण है वो है शांतिपूर्ण सहस्तित्व की जो नीति है, ये थी 1954 से लेकर 1957 तक। दूसरे चरण में चीन ने उदार और मृदु नीति अपनाना प्रारंभ कर दिया। वो दूसरे चरण में चीन ने उदार और मृदु नीति मतलब नरम नीति, कोमल नीति, उदार और मृदु नीति कौन से में इसको कहा गया है शांतिपूर्ण सहस्तित्व नीति, और इसमें चीन ने उदार और मृदु मतलब कोमल नीति है अपनाना शुरू कर दिया। 1952 में चीन ने श्रीलंका के साथ चावल के बदले रबड़ लेने का समझौता किया। चीन में अक्टूबर 1952 में एशियन तथा पैसिफिक शांति सम्मेलन आयोजित
किया गया। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया कि वह वियतनाम, मलाया तथा अन्य देशों में युद्ध समाप्त करके संधि वार्ता द्वारा न्यायपूर्ण समझौता करवाए। जून 1993 में कोरिया में युद्ध विराम से जून 1993 में कोरिया में युद्ध विराम संधि हुई। जून 1993 में कोरिया में युद्ध विराम संधि हुई। अप्रैल 1954 में चीन ने तिब्बत के बारे में भारत से संधि की तथा इसमें पंचशील सिद्धांतों के समझौतों का पठन किया। अप्रैल 1954 में चीन ने तिब्बत के बारे में, तिब्बत है इसके बारे में भारत से संधि की। तो इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री थे, और चीन के थे चाओ मिन लाई। इन दोनों के मध्य अप्रैल 1954 में समझौता हुआ था, जिसको किस समझौते के नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौते के नाम से। 5 बातें, 5 नियम है। दूसरा शांतिपूर्ण सहिष्णुता की नीति है। तीसरा है नई आक्रामक युद्धवादी नीति का युग। तीसरा जो चरण है वो है नई, यहाँ पर शांतिपूर्ण सहिष्णुता की चीन है वो समझौतों से भारत से समझौता कर रहा है, श्रीलंका से समझौता कर रहा है, तो समझौतों के माध्यम से क्या कर रहा है, मतलब सहयोग के माध्यम से वो क्या कर रहा है, तो शांति की स्थापना करना है, सुलह की नीति है। तो दूसरा चरण है वो कौन सी नीति है? सुलह की नीति। और जो अगला जो चरण है इसका, उसमें वापस नई आक्रामक युद्धवादी नीति का युग। अगला जो चरण है वो नई आक्रामक युद्धवादी नीति का युग। ये 1957 से लेकर 1969 तक है और नई इसमें क्या रहती है? आक्रामकता या युद्धवादी नीति रहती है। 1957 के बाद चीनी नीति में कठोरता और आक्रामकता के जो आक्रामकता है इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जो चीन है वो यहाँ पर उदार और मृदु बात कर रहा था, उदार था, मृदु था, इसका स्वभाव कोमल था, उसका ये नई जो आक्रामकता आ गई, युद्धवादी नीति आ गई, इसका व्यवहार क्या हो गया? कठोर हो गया। पश्चिमी देशों के साथ व्यवहार में वह कड़ा रुख अपनाने लगा। एशियाई देशों के प्रति भी पांडुन भावना उसकी लुप्त हो गई। और चीन के इस नीति के जो ये नीति उन्होंने नई आक्रामक जो युद्धवादी नीति अपनाई है, इस नीति के अपनाने के कारण है, इस नीति को अपनाने के कई कारण थे। चीन ने ये नई जो आक्रामक युद्धवादी नीति है उसको क्यों अपनाना पड़ा, तो इसके कई कारण है। उसमें से जो प्रमुख कारण वो है, पहला कारण था सोवियत संघ द्वारा पहला स्पुतनिक उड़ाकर। पहला कारण यह था कि सोवियत संघ द्वारा पहला स्पुतनिक उड़ाकर तथा अंतर्महाद्वीपीय प्रेक्षापास्त्र बनाकर अपनी सैनिक तथा वैज्ञानिक नीति की जो उत्कृष्टता है उसकी दाद बढ़ाना था। क्योंकि जो सोवियत संघ है, चीन का पड़ोसी देश है, उसने अपना पहला स्पुतनिक उड़ा दिया था और अंतर्महाद्वीपीय जो प्रेक्षापास्त्र बनाकर सैनिक तथा वैज्ञानिक को सैनिक क्षेत्र में और वैज्ञानिक जो है इस दोनों में इन्होंने क्या की थी? उन्नति की थी, अपनी उत्कृष्टता का परिचय दिया था। इस दूसरा कारण था सोवियत ग्रुप के देशों की विलक्षण आर्थिक उन्नति। और तीसरा कारण यह था कि 1956 के हंगरी के विद्रोह के बाद पूर्वी यूरोप के कुछ देशों ने साम्यवाद की नीति में कुछ संशोधनों की मांग हो रही थी। अतः चीन ने इसका प्रबल प्रतिरोध करते हुए नई उग्र आक्रामक नीति का स्वीकार किया। 1958 के लेबनान के संकट में, चीन के तट के पास वाले टापुओं के संकट में, बर्लिन संकट तथा 1959 के लाओस के संकट में चीन ने कड़ा रुख अपनाया। और इसी समय चीन और भारत के मध्य चीन और भारत के साथ विवाद में कठोर नीति करने लगा। और तिब्बत में भी उसने कड़ी नीति बढ़ती शुरू की। और 1959 में चीन ने भारतीय सीमा पर चीन के अतिक्रमण बढ़ने लगे और उसने अक्टूबर 1962 में भारत में क्या कर दिया? अक्टूबर 1962 में चीन ने जो यहाँ पे शांतिपूर्ण सहिष्णुता नीति थी, यहाँ पे इसकी आक्रामक विरोधी नीति होगी। अक्टूबर 1962 में चीन ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अक्टूबर 1962 में भारीधारी और विशाल सेनाओं के साथ भारत पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण आरंभ कर दिया। अपनी नवीन उग्र नीति के कारण चीन ने दिसंबर 1963 में एक नवीन कूटनीतिक अभियान आरंभ किया। चीन का यह विश्वास था कि अफ्रीका महाद्वीप
क्रांति के लिए बिल्कुल तैयार है, वहाँ अपने प्रभाव का विस्तार तीव्र गति से करना चाहिए। और दिसंबर 1963 से चाउ एन लाई अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों की 8 सप्ताह तक जो यात्राएं हैं वो यात्राएं की। अगला जो है वो है युवान कूटनीति 1969 से लेकर अब तक। अगला जो चौथा चरण है वो है युवान कूटनीति। चीन सोवियत संघ संघर्ष के कारण 1969 के बाद से चीन की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। 1968 में सोवियत संघ द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण तथा 1969 में सोवियत संघ के साथ सशस्त्र संघर्ष के बाद चीन ने सोवियत रूस को अपना प्रधान शत्रु समझने तथा इससे रक्षा के लिए अमेरिका को अपना मित्र बनाने सोवियत संघ के समर्थक लीन बियाओ जैसे नेताओं का सफाया करने की नीति अपनाई। और 4000 मील लंबी सीमा पर 10 लाख सोवियत सेनाओं के जमाव ने तथा जापान की नई आर्थिक महाशक्ति ने चीन को चाउ एन लाई द्वारा प्रस्तावित नई विदेश नीति का अनुसरण करने के लिए बाधित किया। और उस जो नई ये चीन है इसकी जो विशेषताएं वो है व्यवहारिकता और वास्तविकता। अमेरिका जैसे गैर साम्यवादी देशों से संबंध बनाना, तोड़ फोड़ की नीति को छोड़ना, तटस्थ देशों को मित्र बनाना तथा उनमें अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देना। अमेरिका की डॉलर कूटनीति की भांति अब चीन ने अपनी मुद्रा युआन के रूप में दूसरे देशों को प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता देना प्रारंभ कर दिया। अतः इसे युआन कूटनीति कहा जाता है। आर्थिक सहायता दे रहा था अमेरिका डॉलर की वजह से चीन की मुद्रा से युआन को लगाया गया। युआन विभिन्न देशों को अमेरिका की भांति है, इसने विभिन्न देशों को क्या दिया और विभिन्न देशों की सहायता की। तो इसीलिए इसे युआन कूटनीति कहते हैं, क्योंकि अमेरिका की डॉलर कूटनीति की भांति चीन ने अपनी जो मुद्रा है युआन, चीन की मुद्रा दोनों वाला क्वेश्चन आ जाए कि चीन की जो मुद्रा वो क्या है और आया हुआ है दोनों वाला क्वेश्चन की चीन की जो मुद्रा है वो कौन सी है युआन है। तो पूछ ले छोटा वाला क्वेश्चन कि युआन कूटनीति क्या है, तो अपने को ध्यान रखना है युआन कूटनीति अमेरिका की डॉलर कूटनीति देशों की आर्थिक सहायता कर रहा है, उसी भांति चीन ने भी अमेरिका का अनुसरण करते हुए अपनी जो मुद्रा है युआन उसको उससे क्या किया, विभिन्न देशों का सहयोग किया। इसे क्या कहते हैं युआन कूटनीति कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें यही है विभिन्न देशों को युआन के माध्यम से आर्थिक सहायता देना। और अमेरिका की जो डॉलर कूटनीति है उसी की बात चीन ने भी अपनी मुद्रा युआन के रूप में दूसरे देशों को प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता देना प्रारंभ कर दिया। अतः इसे युआन कूटनीति, युआन डिप्लोमेसी कहा जाता है। एक सोवियत पत्र के अनुसार 1971 में चीन ने एशिया तथा अफ्रीका के विभिन्न देशों को $2 अरब के मूल्य की सहायता दी। 1971 में एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों को कितनी $2 अरब की चीन ने सहायता। उन्होंने अमेरिका की डॉलर कूटनीति है उसका अनुसरण करते हुए कौन सी कूटनीति, युआन कूटनीति है, उसका क्या किया है उसको शुरू किया। तो ये अमेरिका की आज की जो हमारी क्लास है वो अमेरिका की है। आज की जो हमारी क्लास है वो चीनी विदेश नीति विकास के चरण। पहले दोनों वाला क्वेश्चन आ जाए कि चीन की विदेश नीति इसके विकास के चरण कितने हैं, तो कितने चरण है, 4 चरण है। चीन की विदेश नीति इसके 4 चरण है। 4 चरण कब है, तो पहला जब चीन में 1950 साम्यवादी शासन की स्थापना होती है तो पहला चरण उग्र नीति का युग 1950 से लेकर 53 तक। दूसरा चरण शांतिपूर्ण सशस्त्र नीति 1954 से लेकर 1957 तक। तीसरा नई आक्रामक विप्लव नीति का युग 1957 से लेकर 1969 तक। और अगला है युआन कूटनीति 1990 से लेकर अब तक। तो ये आज की हमारी जो क्लास है ये चीन की विदेश नीति के चरण है, चीन की विदेश नीति के विकास के जो चरण है उससे संबंधित थी। और उसको अच्छी तरह से तैयार करना, क्योंकि यहाँ से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो और अपने इस नए सेशन में अच्छी तरीके से तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत।